स्वागत है आप सभी का स्थित प्रज्ञ इनसाइट्स पे। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट को जानने से पहले व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्ट मग अप द आर्टिकल्स। हमें आर्टिकल्स याद करने होंगे। तो ईजी है, ज़्यादा ही आर्टिकल्स तो हैं नहीं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, दैट इज़ इट। कितने आर्टिकल हो गए? टोटल हो गए 10 आर्टिकल। अब इन 10 आर्टिकल में क्या क्या है देखिए। अभी ये जो साइड में चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 सेकेंड, लेट मी ये हटा दो, है ना। अभी आपको ध्यान देना है सिर्फ कि यहाँ पे 52 जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 क्या बोलता है? ये बताता है किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। ओके। अब जब इन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया तो आगे ये क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि उनका फंक्शन क्या है, उनका पावर क्या है। तो कभी भी देखना, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो पहले वो इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन देगा, फिर उसका फंक्शन बताएगा। ओके। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है, पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, फिर उसके बाद इनका फंक्शन बताया है। तो इनके फंक्शन में क्या है? इट होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये होल्ड करता है कौन? प्रेसिडेंट। एंड विच इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस। अब इसमें तीनों आ गए, आर्म्ड है ना, तो नेवी हो गया, आर्मी हो गया और एयरफोर्स हो गया, तीनों आ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट बोला कि जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आ गया मैनर ऑफ प्रेसिडेंट 55 में। फिर टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात की, एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस कि अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है तो उनके लिए कैसी कंडीशन होगी। 60 में ओथ एंड अफर्मेशन, 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट एंड 62 में टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके। एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। क्या बोल रहा है आगे देखेंगे। अभी हमने पहला आर्टिकल क्या देखा? हमने देखा कि आर्टिकल 52 जो है वो बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 53 में क्या होगा? उसको दी जाएगी पावर। तो पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है। अब 54 में है इलेक्शन। भाई आपने इसको पावर दे दी तो उसके बाद ये कैसे, इनको अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो आप फिर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके। तो प्रेसिडेंट, फिर उनका एग्जीक्यूटिव पावर, फिर इलेक्शन। अब ये बहुत डिबेटेबल हो सकता है याद करे कि नहीं, बट एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। 55, 56, 57, 58, 59, 60। अगर आप एक चीज़ याद कर लें विच इज़ MT इक्वलाइज़र CO। ठीक है। MT इक्वलाइज़र CO। तो इससे क्या होगा? M से होगा मैनर, T से हो गया टेन्योर, E से हो गया एलिजिबिलिटी, Q से हो गया क्वालिफिकेशन, C से कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड O से ओथ। ठीक। ये कहाँ तक के हो गए? तो ये शुरू होता है 55 से 56, 57, 58, 59 एंड 60, 0। ओके। सिंपल। मैनर, टर्म, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, कंडीशन, ओथ। अब मैं आपको पूछा कि भैया एलिजिबिलिटी जो है वो कौन से में है? एलिजिबिलिटी
कौन से आर्टिकल में है, तो आप लिखेंगे MTEQOC। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 55 से, 56, 57, तो एलिजिबिलिटी है 57 में। चेक करते हैं, 57 इज़ एलिजिबिलिटी। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके, अब 61 इज़ इम्पीचमेंट, वेल नोन आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 61 में इम्पीचमेंट है, सबको पता है। अब 62 क्या बोलता है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है कि फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, व्हाटएवर, अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है तो टाइम कितना लेंगे इलेक्शन को होल्ड करने के लिए, हम कितने समय में इलेक्शन करवाएंगे, पहला चीज़। ओके, दूसरा चीज़, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। अब जैसे वाइस प्रेसिडेंट आके वैकेंसी को फिल किया है, तो कितने ड्यूरेशन में, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो वही कि कितने ड्यूरेशन तक, ये पहले तो ये कितने ड्यूरेशन में इसको इलेक्ट किया जाएगा और ये कितने ड्यूरेशन तक सर्व करेगा। टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन हु इज इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। तो यहाँ पे 10 मोटे मोटे आर्टिकल हो गए, इनको एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की, ये आपको लिखना है साथ में ना। 53 में हमने उनको फंक्शन दिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 में हमने इसके इलेक्शन के बारे में बात की। 55 में हमने क्या किया, मैनर, M। फिर 56 में हमने क्या बात की, टेन्योर, MT। फिर 58 में हम बात करते हैं, 57 में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, E, इक्विलाइजर का E। 58 में हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, ठीक। 59 में हम बात करेंगे किसकी, कंडीशन ऑफ ऑफिस। गुड, वेरी गुड। फिर जहाँ 60 आता है, हमको पता है 6 के लास्ट में 0 है, तो 0 होता है ओथ के लिए। फिर 61 इज इम्पीचमेंट, वेल नोन, एंड 62 इज टाइम टू होल्ड इलेक्शन टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। तो आई होप 10 आर्टिकल आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो फिर से एक बार पेन पेपर लीजिए और लिखिए 52 में है क्या, प्रेसिडेंट एंड सो ऑन। कि 53 में आपका है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 में आप जाएंगे तो इलेक्शन के बारे में बात हो गया। फिर MTQOC हो गया, CO हो गया। फिर 61 आपका इम्पीचमेंट है और 62 टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द कैजुअल वैकेंसी एंड जो भी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट के प्रोविजंस के बारे में। तो वेलकम यू ऑल टू प्रेसिडेंट वंस अगेन। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा। जल्दी जल्दी इसको स्पीड अप करेंगे बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद करने वाली है, तो रटते जाइएगा साथ में पैरेलली, एंड आई होप एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो he should be 35 year of age, he should be a citizen of India, he should be a member of लोक सभा। कैसे याद करेंगे इसको, अब पेज थोड़ा फास्ट होने वाला है तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखना होगा ताकि चीज़ें याद हो जाए। कैसे याद करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं 35 विच इज़ 35 ईयर ऑफ एज, एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ लोक सभा, ओ it should not hold any office of profit, ठीक है, NC must be citizen of India। तो कैसे याद करेंगे, प्रेसिडेंट इज इक्वल टू 35 LOC एक जगह पे आएगा ROC, तो ROC कहाँ पे आएगा, गेस कीजिएगा, यहाँ पे लोकसभा है
तो शुड बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। कौन है? प्रेसिडेंट है। तो आरओसी कहाँ पे आएगा? राज्यसभा में कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन का आर्टिकल क्या था? कमेंट बॉक्स में जल्दी। MTEQ तो 55, 56, 57 एंड 58 क्वालिफिकेशन था। 58, वेरी गुड। ओथ क्या था? ओथ था आर्टिकल 60। ओथ क्या लेता है प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ओथ लेता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट टू द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। दो चीज़ें, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट टू द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म ऑफ ऑफिस, टेन्योर टी क्या था? 6, तो 56, टेन्योर इज 56, आर्टिकल नंबर 56। टेन्योर क्या है प्रेसिडेंट का? टर्म ऑफ 5 ईयर, कैन गेट री इलेक्टेड। ठीक है। हैज़ टू कंटिन्यू इन ऑफिस टिल हिज सक्सेसर अराइव। तो ऐसा नहीं होता कि 5 साल ख़त्म हुए, 5 साल पहला दिन हुआ और भैया बाय, नहीं, अनटिल एंड अनलेस इलेक्शन होगा, सक्सेसर आएगा, सक्सेसर को हैंड ओवर करेगा, तब जाएगा, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इट कैन नॉट बी वेकेंट। एब्रप्ट वैकेंसी में प्रेसिडेंट चार्ज लेगा। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ओके, गुड। तो हमने देख लिया क्या क्वालिफिकेशन क्या था? 35 LOC। ओथ क्या लेता है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिवोट फॉर वेलबींग ऑफ पीपल। टर्म ऑफ ऑफिस में 5 ईयर, कैन गेट री इलेक्टेड, एंड अगर एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो भी एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड करेगा। नाउ इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में क्या चीज़ें जाननी है? पहला तो विप इशू नहीं किया जा सकता। विप अगर आपको नहीं पता है तो एक पार्टी का ऑर्डर समझिए कि जैसे कोई बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ओके, तो इसको पास करना है या नहीं करना है, ये और कौन बताएगा? पार्टी। तो पार्टी विप इशू करती है फॉर इट्स मेंबर सो दैट मेंबर कैन नो कि इसको पास करवाना है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली दे विल वोट। ठीक है। तो ये विप का कॉन्सेप्ट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विप नहीं जारी किया जा सकता। जो पार्टी है इट कैन नॉट डिसाइड होम टू विन, इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी यहाँ पे। द इलेक्शन ऑफ वही सीक्रेट बैलेट है, तो विप तो ऑब्वियसली थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब है? पहला तो आपका वोट काउंट, जो वोट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, वोट काउंट बोल रहा हूँ। अगर एक MLA है तो आपका MLA का एक वोट काउंट होगा। तो सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल वोट समझ आ गया। ट्रांसफरेबल क्या है कि आपके पास 3 कैंडिडेट्स है ABC, तो आप प्रायोरिटी वाइज अपने वोट को, अगर जैसे आपका A कैंडिडेट आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया, वोटिंग हुआ, आपको पता चला कि आपका कैंडिडेट A हार चुका है, तो आपका जो वोट है वो सेकंड कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसलिए ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि किस प्रोपोर्शन में आपको वोट दिया गया है उसके बेसिस पे, ये नहीं कि आप किस पार्टी से हैं या कितने प्रपोजर सेकेंडर थे, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग डज नॉट मैटर। सिंपल है, मतलब इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करना। ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंटल इलेक्शन शेल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दो चीज़ें, कौन कंडक्ट करवाएगा? तो इलेक्शन कमीशन। डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ओके, सो अब देखिए फर्स्ट फेज में क्या होगा? काउंटिंग ऑफ ओनली फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, है ना। पहले फेज में सिर्फ अगर आप ML, जैसे 10 लोग हैं किसी 10 लोग हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, सपोज, ऐसे तो MP MLA सारे लोग रहते हैं, बट सपोज अभी 10 लोग हैं सिर्फ वोट करने को। ठीक है।
तो ये अपना प्रेफरेंस देंगे कि भैया हम सबसे पहले ए को रखना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम सबसे पहले बी को रखना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम सबसे पहले सी को रखना चाहते हैं, कोई बोलेगा हम फिर से ए को रखना चाहते हैं, कोई बोला सी को। तो ऐसे 10 लोगों ने अपने अपने क्या बताया, पहला प्रेफरेंस ऑर्डर बताया ए लिस्ट। तो हम उसमें से देखेंगे कि जीता कौन। सपोज मान लीजिए ए को मिले 4 वोट और ए जीत गया, तो पहले राउंड में ए आ गया आगे, है ना। इन केस कैंडिडेट सिक्योर रिक्वायर्ड कोटा ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ वोट बिगिंस। तो अगर 4 वोट हैं, है ना, और 4 वोट ज़्यादा हैं, मतलब किसी और कैंडिडेट को 4 वोट नहीं मिला है, जैसे 10 ही लोग हैं, तो हो सकता है किसी एक को 6 मिल गया हो, है ना, किसी को हो सकता है कि 3 और 3 मिला हो। तो डिपेंड्स, कुछ भी हो सकता है। अगर 4 मिल गया और यही रिक्वायर्ड कोटा है कि इतना मिला तो आप इलेक्ट हो जाओगे, तो ही विल बी इलेक्टेड, अदरवाइज ट्रांसफर ऑफ वोट विल बिगिन। कि अब फिर देखेंगे क्या बी में किसका प्रेफरेंस है, क्योंकि देखो ए को मिल गया 4 वोट, बी को मिल गया 4 वोट और सी को मिल गया 2 वोट। तो सी तो हो गया पहले राउंड में गायब, क्योंकि सी को सिर्फ 2 ही मिला। अब सेकंड राउंड देखेंगे कि ए को कितने दिया है, बी को कितने दिया है, तो वो प्लस हो जाएगा कि ए को सेकंड राउंड में मिले 3 वोट और बी अच्छा बी को मिले 3 वोट और ए को मिले 4 वोट। तो इसका हो जाएगा 4 और 4 8। नो, ऐसे नहीं होगा, ये 4 और 4 8 नहीं होगा। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग 10 लोग लिए हैं। तो ये जो सी वाले हैं इनका वोट कैलकुलेट होगा। सी का सेकंड प्रेफरेंस क्या है, अगर इन दोनों का सेकंड प्रेफरेंस दोनों का बी है, तो क्या होगा, ये जीत जाएगा, बी जीत जाएगा। अगर ए हुआ तो ए जीत जाएगा, और अगर रैंडम हुआ ऐसा रहा कि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस बी को मिला, दोनों को एक एक वोट, फिर ए को मिला, दोनों को एक एक वोट, तो ये टाई हो जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है, ये तो एग्जांपल हमने वेग ले लिया करके टाई हो गया यहाँ पे, है ना। तो टाई नहीं होता है, हो जाता है, मतलब इतना जाने का सेकंड राउंड का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, मोस्टली हो जाता है पहले राउंड में, ठीक है। द बैलेट ऑफ कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इज कैंसल्ड एंड सेकंड प्रेफरेंस वोट आर ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द अदर कैंडिडेट, सेम चीज़। द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल कैंडिडेट इज एबल टू सिक्योर रिक्वायर्ड कोटा, जो कि जनरली फर्स्ट राउंड में हो जाता है। अब देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, अच्छा पढ़ ही लो यार। द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट देयर वॉज अ वैकेंसी। क्या मतलब हुआ इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए। The election of the president cannot be challenged on the ground that there was a vacancy. Of whom? Of electoral college? Most probably yes. अब ये चीज़ रिसर्च कीजिए और बताइए, फिर तो मैं बता ही दूंगा आपको। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, मतलब कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा। नेक्स्ट, elected member of legislative assembly, very good. elected member of UT of Delhi and Puducherry। तो 3 लोग, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग और लेजिस्लेचर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वोट वैल्यू का। तो वोट वैल्यू के लिए आप ये पोर्शन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए, क्योंकि नथिंग कैन बी डन, रटना ही पड़ेगा। ये रेड बॉक्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। क्या देख लेते हैं। वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंटू 1/1000। ये हो गया वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA। वोट वैल्यू ऑफ 1 MP क्या होगा, total value of vote of all the MLAs of all the state, total number of elected members of the parliament, ठीक है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या है, कितने MLA ऑल ओवर द स्टेट इलेक्ट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
द वोट वैल्यू ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एमपी विल बी सेम, दोनों का सेम रहेगा क्योंकि हम ऑल कंसिडर कर रहे हैं दोनों फेस पे। इलेक्टोरल कोटा, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड डिवाइडेड बाय 1+1 जो भी है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाल दिया है वहाँ पे। आगे देखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है? तो इम्पीचमेंट में कौन रहेगा? ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइल दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। ट्रू, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। द नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन बट दे पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहीं पे क्लियर हो गया था कि दोनों हो जाएंगे, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये सारे मेंबर्स हैं, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट पे। ओके, तो पावर्स के बारे में अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है। पहला चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक जगह ऐसे मेंशन नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट मेंशन एट वन प्लेस। कहीं 86 87 में आपके लेजिस्लेटिव पावर देखने को मिलेंगे, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड पावर देखने को मिलेंगे, वहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले एरिया में आपको एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलेंगे। तो वेराइटी ऑफ पावर्स है जो प्रेसिडेंट की, जो अलग अलग जगह डिस्क्राइब्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कैटेगरी वाइज इनको देखते जाएंगे कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कैसी हैं, फिर आगे एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, फाइनेंशियल, जुडिशियल, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, पार्डनिंग पावर। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस, बट ही इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग एंड समन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पहला फीचर। इट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, दूसरा फीचर। बट when both houses are not in session or one house in session and another one is not. Okay, nominate member to the Rajya Sabha, give assent to the bill, decide over disqualification of member of parliament। कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5, समझना नहीं है हमको, अभी रटना है क्योंकि एग्ज़ाम करीब है। तो पहला क्या है, ये प्रोरोग कर सकता है किसको? सेशन को। समन करता है सेशन को। दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रोरोग करता है, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस पास करने का पावर रखता है, बट व्हेन बोथ और ईदर हाउस आर नॉट इन सेशन, ठीक है। नॉमिनेट मेंबर टू राज्यसभा, वेरी गुड। और लास्ट क्या था, गिव एसेंट, सॉरी हैंड राइटिंग, गिव एसेंट टू बिल। इसके अलावा भी कुछ बच रहेगा, एक लास्ट था ना कुछ भी, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर कितनी है, 5 है। पहला क्या है, प्रोरोग सेशन, समन सेशन, ओके। दूसरा ऑर्डिनेंस, तीसरा बोले तो गिव एसेंट टू बिल, चौथा बोला तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, एंड पांचवा बोला तो राज्यसभा को मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो 5 लेजिस्लेटिव पावर आज हमने देखी प्रेसिडेंट की। आगे बढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, इट इज द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हु इज प्राइम मिनिस्टर? एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, एंड रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और इनको पहले तो ये अपॉइंट कर रहे हैं भैया, ठीक है, अपॉइंट कर रहे हैं और इनके प्लेजर पे ये फंक्शन कर रहे हैं कि कहाँ पे, अपने ऑफिस में। नाउ सेकेंड इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गुड, वेरी गुड। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कैग, ठीक, मेंबर्स, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मेंबर्स, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। 3 जो प्रोमिनेंट बॉडी हैं, कौन सी, कैग, फाइनेंस कमीशन एंड यूपीएससी। इन तीनों के हेड एंड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है,
एग्जीक्यूटिव पावर किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेसिडेंट का ना। तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। तो तीन चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और फिर ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन देयर नेम। लास्टली जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग, उसके मेंबर्स, यूपीएससी का चेयरमैन, उसके मेंबर्स, और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंशियल पावर में पहला चीज़ तो वही कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, ये बहुत ऑब्वियस है। उसके बाद प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकता है। कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विथ हिज प्रायर रिकमेंडेशन। दो ही बिल्स हैं, एक तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड, कौन सी? अल्टरेशन, हमने याद किया है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्री। इनसे रिलेटेड जो है इसको प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए। एंड सेकंड जो है वो है आपका मनी बिल। मनी बिल बोलता हूँ, हाँ मनी बिल। मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट फाइनेंस कमीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू सेंटर, ये वो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने पहले ही देख लिया। अब आते हैं जुडिशियल पावर पे। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 143 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। एडवाइस टेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद ये CJI को अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन अ बिल इज पास, तो बिल कैसे पास होता है वो सारी चीज़ें तो हम देखेंगे आगे। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को एक राइट होता है कि आप या तो बिल पास कर दीजिए या तो अपना वीटो पावर यूज़ किए। तो दिस इज़ द वीटो पावर, विल टॉक अबाउट दैट व्हाट आर दिस वीटो पावर एंड व्हाट डज इट डू। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, है क्या ये, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो 3 टाइप की वीटो हैं। पहला क्या है? एब्सोल्यूट, बोला कि भैया विद होल्डिंग हिज असेंट टू द बिल, कि मैं करूँगा ही नहीं, और ये बिल यहाँ पे हो जाएगा क्या? ख़त्म, बिल डाइज। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस में ये चीज़ें होती हैं। अब सेकेंड जो आता है सस्पेंसिव वीटो आता है। व्हेन ही रिटर्न्स द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें क्या क्या सस्पेंड कर दिया, क्या चीज़ को? बिल को, कि भैया इससे आगे आप अभी सस्पेंडेड हो, आप थोड़ा पार्लियामेंट घूम के आओ, फिर आपको वापस से जॉब में रखा जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, चले जा रहा है काम। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉकेट वीटो में। अब नेक्स्ट आर्टिकल 123 जो बात करता है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करता है। जो ऑर्डिनेंस हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे आपका ऑर्डिनेंस कहाँ गया? प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, यही ऑर्डिनेंस यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है अच्छे से। तो देखते हैं आर्टिकल 122। ठीक है, प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करता है देयर कैन बी नो, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर कैन बी नो ऑर्डिनेंस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट के लिए प्रॉपर सिटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ हाउसेस, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस पास करके किसी भी कानून को अमेंड कर दिए। RC कूपर केस में बोला कि ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। DC वाधवा केस में बोला कि जो प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है वो बाईपास कर रहे हैं लेजिस्लेचर को, एंड इट इज़ अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो बाईपास करना है, हो क्या रहा था, एक एरा था जब कोई भी लॉज पास करने के लिए सिटिंग नहीं हो रही थी। द रूलिंग पार्टी वॉज जस्ट गिविंग एन ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट से साइन लिए और उसको एज अ लॉ इनेक्ट करवा दिया।
तो ये चीज़ें जो हैं डीसी वाधवा केस में उन्होंने बाहर लाई थी कि भैया जो ये है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, इसको आप कंट्रोल कीजिए। बाकी डिटेल्स जो हैं हम जब डिटेल क्लास करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें। द ऑर्डिनेंस इज लॉ मेकिंग बाय प्रेसिडेंट is subjected to limitation of the constitution. True, nothing can be absolute. It is an extraordinary power. It can be issued when both the houses of session not in parliament. ठीक है. The ordinance has to be approved by both the houses within 6 months of reassembly. Otherwise it will lapse. मतलब हमने ऑर्डिनेंस एक पास किया, अब जब पार्लियामेंट सेशन में आई, लोकसभा आई, राज्यसभा आई, तो ये बिल जो है इनके पास विदिन 6 मंथ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कानून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। A bill replacing ordinance shall be introduced along with the statement explaining a reason behind emergency to use the ordinance. तो ठीक है, मतलब है कि हाँ आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए बताओ, वो सारी चीज़ें। एंड द लास्ट पावर इज पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डन पावर क्या है? प्रेसिडेंट कैन यूज दिस पावर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑफेंस अगेंस्ट द यूनियन लॉ, अगेंस्ट द कोर्ट मार्शल, वेयर द सेंटेंस इज डेथ सेंटेंस। तीनों जगह पे, कहाँ कहाँ पे? यूनियन के अगेंस्ट कोई चीज़ है, अगेन कोर्ट मार्शल है, या फिर डेथ सेंटेंस है। तीनों जगह पे पार्डनिंग पावर यूज़ किया जा सकता है। मारूराम केस में जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्डनिंग शुड बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। ओके, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए कि किसी को भी माफ़ कर दिया बिकॉज सम पार्टी से बिलोंग करता है। इट शुड नॉट बी देयर। द पावर आर वेरी वाइड बट दे कैन नॉट बी अलाउड टू रन रायट। वेरी गुड, ठीक है, सही है। द सुप्रीम कोर्ट इन बच्चन सिंह केस रूल दैट द डेथ सेंटेंस शैल बी अवॉर्डेड इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। ओके, अब पार्डन देखते हैं। 5 प्रकार के पार्डन है। पहला पार्डन पार्डन ही है पार्डन में, ठीक है। फिर कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है एंड रिप्राइव है। क्या क्या बोलती है चीज़ें देखते हैं। ये क्या बोलता है? एब्जॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम सेंटेंस पनिशमेंट। ये है कंप्लीट फ्रीडम कि भैया जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। तो ये है पार्डन वाला चीज़। अब नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन। चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ अ पनिशमेंट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर दैट इज़ लाइटर। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रिग्रेस पनिशमेंट है तो उसको सिंपल पनिशमेंट में हम चेंज कर देंगे। ओके। रिमिशन क्या है? इट चेंजेस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर। 2 साल का सज़ा 1 साल कर दिया तो रेमिट किया आपको। इसमें कम्यूट में क्या हुआ? हमने नेचर ए से नेचर बी जो कि लाइटर है ये पे किया, हमने नेचर ए का ड्यूरेशन यहाँ पे चेंज कर दिया रेमिशन में। रेस्पाइट में क्या है? इट लीड्स टू लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल वन बिकॉज स्पेशल सर्कमस्टांस सच एज डिफरेंशियली एबल्ड और ब्ला 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 ब्ला। तो इनको भैया रिजर्वेशन मिल गया ड्यू टू सम सर्टेन केसेस कि आपको क्योंकि रिजर्वेशन मिलता है तो आपका सज़ा अगर 1 साल का था तो हम आपको 5 महीने का सज़ा देते हैं, या फिर नेचर टाइप ही चेंज कर देंगे कि आपको जेल नहीं होगा, आपको फलाना फलाना कस्टडी में रहना पड़ेगा, जो भी चीज़ें। रिप्राइव क्या होता है? स्टेइंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस स्पेशली द डेथ सेंटेंस बिकॉज द फैक्ट दैट कन्विक्ट शुड गेट टाइम फॉर अप्लाइंग टू प्रेसिडेंट फॉर कम्यूटेशन और पार्डन। क्या हो रहा है? किसी बंदे को एक सेंटेंस मिला, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, इस मेजरली डेथ सेंटेंस होता है। तो अब इसका डेथ सेंटेंस है भैया 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज। तो इन्होंने क्या किया? रिप्राइव पार्डन का यूज़ मांगा किससे? प्रेसिडेंट से। अगर ये अलाउ कर देते हैं तो इनका जो स्टे है ये 5 दिन है ये एक्सटेंड हो जाएगा, ताकि ये प्रॉपर प्रेसिडेंट को अप्रोच करके चीज़ें समझा सके और कम्यूट कर सके या पार्डन ले सके, कंप्लीट पार्डन ले सके। तो 5 टाइप के पार्डन हमारे
और इसी के साथ हमारा जो प्रेसिडेंट है ये एंड होता है। हमने प्रेसिडेंट में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली है, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, ओथ हो गया, टर्म ऑफ ऑफिस हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके अंदर फिर इलेक्टोरल कॉलेज, वोट वैल्यू, इम्पीचमेंट जैसी चीज़ें, फिर पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और विद दिस सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट को लेके ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार देखिए, नोट्स बनाइए हो सके तो, और नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आप PYQ लगाएंगे और देखेंगे कि चीज़ें बन रही हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप 2025 का जो UPSC प्रीलिम्स है फोड़ के निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। अगले वीडियो पे मिलता है।